था तो वो भारत में था। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अभी कह रहे थे। कितनी वैचारिक स्वतंत्रता अपने देश में। तेरा रास्ता भी सही और तेरा भी सही, जो पसंद हो उस रास्ते जाओ, अंततः पहुंचोगे वहीं। अद्भुत है अपना देश सचमुच में। मैं जो युवा है उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी वैचारिक स्वतंत्रता कहीं रही है क्या? हमारे देश में कई लोग साकार को मानते हैं, भगवान को मूर्ति में है, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, तो बोले ठीक है साकार को मानो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मूर्ति में कैसे आ सकता है, वो तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, हम इस थ्योरी को नहीं मानते, निराकार है। बोले तुम भी सही है, तुम निराकार को मानो, किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया। लेकिन कई ऐसे भी हमारे यहाँ हुए हैं विचारक, जिनका ये तो होता ही नहीं है। एक महर्षि हुए, एक चारवाक जी, जिनने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। उन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिलने वाला, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो उनको भी उपमा दी कि ये तो नया विचार दिया, ये भी महर्षि है। विचारों की ऐसी स्वतंत्रता इस धरती पर आज नहीं, हजारों साल से रही है। और भाव आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन अपने देश ने हजारों साल पहले कहा अयम निजा परा वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार, जियो और जीने दो, आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। कहाँ ऐसी कल्पनाएं हैं? लेकिन इसी धरती पर आज जो लोग दुहाई दे रहे हैं ना संविधान की, वो जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा ने क्या किया? इनको तो संविधान छूने का भी हक नहीं है जो संविधान की बात कर रहे हैं। क्या किया था इनने? मैं तो बहुत छोटा था, हाँ, मैं इमरजेंसी के पहले पैदा हुआ, लेकिन राम बहादुर भाई साहब और राजकुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मॉडल स्कूल भोपाल में था, एक उसका प्रेसिडेंट था भोपाल में, टीटी नगर, तात्या टोपे नगर। आजकल ये भी बदल देते हैं, तात्या टोपे नगर को टीटी नगर कर देते हैं। और स्वाभाविक रूप से उस समय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, और उस समय बिहार से और पहले गुजरात से नवनिर्माण आंदोलन की ज्वालाएं चारों तरफ फैल रही थी। जैसे चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां के कुशासन के खिलाफ नौजवान निकल पड़ा, और उस समय बिहार में आंदोलन शुरू हुआ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गलत शिक्षा पद्धति और महंगाई के खिलाफ, जिसको छात्रों ने शुरू किया, नौजवान आगे आए, और अंततः उसका नेतृत्व किया लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने। मैं भी पढ़ता था, छोटा था, 10वीं 11वीं में, और हम भी उस आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बनी थी उस समय, तो छोटे छोटे आंदोलन, प्रदर्शन। लेकिन आप एक मानसिकता देखिए, केवल सत्ता बचा रखने के लिए नहीं, कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है, निरंकुश शासन। जो मन में आएगा वो करेंगे, और उसमें कोई बाधा बनेगा तो वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्यों ना हो, उनको भी ठीक कर देंगे। अब मैं आप में से कई को पता होगा, अगर न्यायालय ने किसी फैसले को संविधान सम्मत नहीं माना, तो उस समय 3 न्यायाधीश ऐसे थे जिनको डिमोट करके एक को प्रमोट किया गया था। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जो हम कहें वो करो। कहां ऐसे उदाहरण मिलते हैं लोकतंत्र में?
फैसला आया, चुनाव अवैध हो गया इंदिरा जी का, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके जीती थी। लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ जेपी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, लेकिन तय किया किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। और इसलिए आपातकाल लगा, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। प्रावधान वैसे कि एक एक संविधान के संशोधन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो आज का इतना विषय भी नहीं है। सारे मौलिक अधिकार खत्म, मीसा को खतरनाक बना दिया गया। राजन जी तो मीसा और डीआईआर दोनों में रहे। आप कल्पना करते हैं, कई को पता नहीं क्या हुआ। मेरी परीक्षा थी, मैं 11वीं की परीक्षा दे रहा, उस समय 10+2 नहीं हुआ करता था मध्य प्रदेश में। 11वीं और 11वीं पास करके फिर कॉलेज में जाते थे। मैं 11वीं की परीक्षा देनी थी, तो मैं तो गांव का रहने वाला, भोपाल में कमरा किराए पे लेके पढ़ते थे। और आंदोलन से स्वाभाविक रूप से छात्र होने के कारण जुड़ा था। मेरी परीक्षा थी, मुझे अच्छी तरह याद है, 10 अप्रैल से 76 की बात कर रहा हूं मैं। 8 तारीख को मैं रात को 11 बजे पढ़ रहा था, दरवाजा कमरे का खटखटाया। मैं ऐसे ही पजामा और बुशर्ट में जैसे पढ़ते हैं घर में वैसे था, और तो कोई था नहीं। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले दिखाई दिए। मुझे देखते ही कहा कि तू ये शिवराज सिंह चौहान? मैंने कहा हाँ हूं, तो मैं ही। तो बोले तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा? अब मैं और पहले और भी दुबला पतला था। तो मेरी परीक्षा थी, तो मैंने एक बार तो ये कहा कि नहीं आंदोलन कहाँ। तो दूसरा बोला कि ये कहाँ दुबला पतला आंदोलन चलाएगा, कोई दूसरा शिवराज सिंह चौहान होगा। तो एक घाघ से हेड कांस्टेबल थे, उनका नहीं तलाशी तो ले ही लो। अब तलाशी ली तो मटेरियल निकल गया आपातकाल। मैं उसके बाद आपको बता रहा हूं, 4 थपाड़े तो हमारे, और जैसी गालियां दी मैं बयान नहीं कर सकता आपको। पकड़ के ले गया भोपाल के हबीबगंज थाने में। हमने नाम बदल के कर दिया रानी कमलापति, उसका स्टेशन का भी। और वहां बता ये कहां से आए तेरे पास, साइकिल स्टाइल पर्चे बाकी चीजें। और मैं सच कह रहा हूं, इमरजेंसी क्या होती है। मेरे घुटनों के जोड़ों में, कोहनियों के जोड़ों में इतने डंडे मारे गए कि आज भी जब बादल आते हैं, कड़कते हैं, तब हाथ और पैर दुखते हैं, एक एक जोड़ दुखता है। भयानक पिटाई। और मेरी उम्र कितनी थी, 17 साल मुश्किल से। ऐसी एक घटना नहीं थी, अनेकों घटनाएं थी। रात भर जगा के रखा, सोने भी नहीं दिया, खाने भी नहीं दिया। बता, सही कर देंगे तुझे। और उसके बाद फिर वो कहानी भी 2 मिनट में बता ही देता हूं। बोले इसको रिमांड पे ले चलो। तो दूसरे दिन छुट्टी थी, तो एक पटेल साहब थे न्यायाधीश, उनके घर ले गए। ले तो गए जीप में, और वहां से दस्तखत करा के फिर 2 सिपाहियों के हाथ में दे दिया कि ले जाओ। हथकड़ियां लगी हुई थी मेरे। 11वीं पढ़ने वाले किशोर के हाथों में हथकड़ियां, और फिर 2 सिपाहियों को कहा कि अब ले जाओ जेल से। तो हमें पैदल वहां से ले जा रहे थे, तो एक टांगे में कुछ बच्चे आ रहे थे, उनको लगा वो मैली सी शर्ट हो गई थी, रात भर पिटे थे, तो उन्हें समझा कि कोई चोर जा रहा है ये। तो टांगे भी वो कहने लगे कि पता नहीं कौन है, चोर है क्या। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो गड़बड़ हो रही है। तो एक नारा उस समय बहुत पॉपुलर था, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। और तो कोई लगाने वाला नहीं था, हम ही कहते जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, और जुल्म किया तो और लड़ेंगे। तब लोगों को कितने से बच्चे को ले जा रहे हैं।
मैं पूरी गाथा नहीं सुनाना चाहता। जेल में हसमत बारसी थे, जनसंघ के नेता थे। बैरिक में हम लोग रहते थे, बीमार हुए, तड़फ रहे थे पेट दर्द से, हम लोग चिल्लाते रहे कि इनको अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। अस्पताल नहीं ले जाया गया और वहीं तड़प तड़प के हमारी आंखों के सामने उन्हें दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश की हसमत बारसी, अगर मध्य प्रदेश को जानते हैं तो, उनका बेटा आज भी है। और हालत ये थी, केवल जेल के अंदर नहीं, पूरा देश जेल खाना था। बसों में जाओ तो सन्नाटा, कोई बात नहीं करता था, इंदिरा गांधी, इमरजेंसी, कोई देख नहीं ले पकड़ा जाएंगे। एक प्रभुदयाल ढोलकिया के खिलाफ पकड़ के लाना था, तो पुलिस वालों को तो टारगेट पूरा करना था, कहां प्रभुदयाल मिले। तो पता चला एक प्रभुदयाल को लाए पकड़ के, उसने कहा मैं नहीं हूं, बोल नहीं तू नहीं है तो अभी चल जाए। फिर कुछ दिन के बाद दूसरे प्रभुदयाल ढोलकिया आया, और फिर तीसरा प्रभुदयाल ढोलकिया आया, तीन प्रभुदयाल ढोलकिया। कोई सुनने वाला नहीं, वकील, अपील, दलील, वो चिल्लाई मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। तीनों जेल में। ऐसी हालत थी। और जेल के बाहर क्या हो रहा था, गांव में जीप घुसती थी तो लोग भागते थे, गांव खाली हो जाता था। क्यों? हमारे यहां गांव में कहते थे ऑपरेशन वाले आ गए, नसबंदी। टारगेट तय थे, मतलब क्या क्या हुआ, केवल जेल नहीं गए, हर अफसर को टारगेट तय कर दिए गए कि इतने केस तुम्हें करने ही है, तो जो मिले कर दो। बूढ़ों की कर दी, कुंवारों की कर दी, ये सच है। मैं मतलब तो गांव के गांव खाली हो जाते थे उस समय के। आ गए अतिवृष्टि के नाम पे कई भवन मलबे के ढेर बना दिए गए, कोई बोल नहीं सकता, सांस लेना मुश्किल था। परिवार के परिवार तबाह हो गए कई। अब आप कल्पना करो, अगर सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता है, संघ का रोल हम सब जानते हैं, और असली लड़ाई अगर लड़ी आपातकाल के खिलाफ तो संघ ने ही लड़ी। हम भी उसी लड़ाई के अंग, अंडरग्राउंड जो आंदोलन चल रहा था, इसलिए 76 में गिरफ्तार हुआ कि उसमें भाग लेते थे। और शायद राजकुमारी जी जानते होंगे सूर्यकांत केलकर जी को, वो सुनील गुड़बोले बन के आए थे मेरे पास, तब मैं जेल में नहीं था। उन्हीं के डायरी में मेरा नाम और पता मिला था, उसके कारण पुलिस ने मुझे पकड़ा और ढूंढा था। तो बाहर आंदोलन चलाने वाला अगर कोई संगठन था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अमानुषिक अत्याचारों की पराकाष्ठा थी वो। और अब ये बात करते हैं, सचमुच में ऐसा काला अध्याय कभी देखा नहीं गया। और इसलिए नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ। चुनाव भी वो तो हो गए गलत फहमी में, उन्होंने कहा कि अब कोई संगठन है ही नहीं, जनता पार्टी बाद में बनी, नेता जेल में, अभी घोषणा करके करा लो, फिर भारी बहुमत से जीत जाएंगे, इसलिए चुनाव हुए, नहीं तो हो सकता तब भी चुनाव है, या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बन गई होंगी। लेकिन भारत के लोकतंत्र की खूबी, हम लोग जेलों से निकले जनवरी 77 में। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन आग जल रही थी। मेरी दादी माँ मुझे इतना लाड़ करती थी, जब सुना जेल चला गया तो परेशान हो गई और अंततः बीमार पड़ी, और मेरे जेल में रहते ही मुझे देखने की चाह में उन्हें दम तोड़ दिया। वो मुझे देख नहीं पाई, शिवराज कह के चली गई, क्योंकि नाती तो बेटे का बेटा बहुत प्यारा होता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं उन तकलीफों की। जो बिजनेस व्यापार, छोटा मोटा राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता करते थे, वो तबाह बर्बाद हो गए सब। क्या भुगता होगा देश ने। फिर कभी ये दिन ना आए। और उसके बाद जो हुआ उसका भी मैं साक्षी हूं। हम लोगों के पास कुछ नहीं था जब जेल से निकले। जनता पार्टी का तो एनाउसा संगठन, बाकी कुछ वैसा था नहीं। लेकिन जनता की जागरूकता, मैं आपको बता रहा हूं, ये भारत की जनता,
हम लोगों ने, मैं आया जेल से निकल के तो गांव से जनता पार्टी का काम करना था, तो साइकिल किराए पे ली हम लोगों ने, और साइकिलों से दूसरे गांव जाते थे और फिर वहीं बिना माइक के बोलते थे इकट्ठा करके लोगों को। पहले पहले थोड़े डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे खुलते चले गए। और फिर हम लोग झोली फैलाते थे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है चुनाव के लिए। तो आप कल्पना करें, मैं 17 साल का, कोई नेता नहीं, कोई विश्वसनीयता नहीं, लेकिन इतने पैसे मिले कि फिर हमने जीप किराए पे ले ली, और फिर इतने मिले कि सभाएं और बाकी कार्यक्रम होने लगे। फिर सचमुच में वो चुनाव जनता ही ने लड़के तानाशाही को समाप्त किया निर्णायक रूप से। ये भारत की जनता है जो भारत के जीवन मूल्य, परंपराएं हैं, विचार है, उसी को वो जीवित रखेगी। हाँ, एक बात जरूर जो आज नारे लगा रहे हैं, राजेंद्र जी ने सही कहा था। मुझे स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये एक नरेंद्र ने कहा था, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने, लेकिन आज दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में 100 साल बाद ये हम होते हुए देख रहे हैं। हम सब जानते हैं आखिर इतना बैर क्यों मोदी जी से। क्योंकि वो अपनी संपूर्ण सामर्थ्य, क्षमता और समर्पण से एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और एक विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज वो उपलब्धियां गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत के बढ़ते हुए सम्मान को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। और मेरे प्रिय मित्रों, ये मेरा विश्वास है, और आज मैं ये यहां से कहने का साहस कर रहा हूं, विरोधी कितनी भी कोशिश कर ले, लोकतंत्र का आनंद है चुनाव। और चुनाव के परिणाम को कोई फिक्स है क्या सीटें कि इतनी जीतोगे? लोकतंत्र में कोई सीट हारते हैं, कोई जीतते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन तीसरी बार लगातार, ये व्याख्या भी गलत हो रही है, तीसरी बार लगातार संपूर्ण शानदार बहुमत की सरकार बनाने का उदाहरण 62 के बाद अगर किसी ने स्थापित किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित किया। यह बड़ी विजय है। परसेप्शन गलत बनाया जा रहा है। जिनकी 99 आई, अब वो चकते घूम रहे हैं और 240 वालों से कह रहे हैं कि तुम तो हार गए। अब ये अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आती। सैकड़ा पार नहीं किया और कह रहे हम जीत गए। तो ऐसे जीतना तो कई सालों तक जीतते रहो ऐसे ही। तो आप उस दल की हालत का अंदाज लगा सकते हैं जो 99 सीटों में ही प्रसन्न होकर महाविजय प्राप्त हो गई। धन्य महाराज, रहो प्रसन्न से। तो एनडीए को पूर्ण बहुमत है जी, और इसलिए परसेप्शन को भी बदलने की जरूरत है। अगर लोकप्रिय बहुमत मिला है तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को मिला है ये। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी जागरूक जनता के रहते हुए लोकतंत्र सुरक्षित है। लेकिन आपातकाल के इस काले अध्याय को ठीक से जनता के सामने रखना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो अपना